दोस्तों जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एक बार आपका स्वागत करते हैं, एक बार आपका वेलकम करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमने टॉप 1000 एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करी है, ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टॉप मोस्ट एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं जो जेकेएसएसबी ने अपने कई सारे एग्जाम्स में पूछे हैं, जो जेकेएसएसबी के मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर को कवर करेंगे, कंप्यूटर के 1000 एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो अल्टीमेटली आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यार हम शुरुआत कर रहे हैं 2017 से। 2017 के आसपास 17 में जो पेपर हुआ था साइंस और मैथमेटिक्स टीचर का, जो जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, साइंस का और मैथमेटिक्स के टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। उस एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस पूछे थे, क्वेश्चन लेवल का ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, बहुत तगड़े लेवल का पेपर था, टिपिकल पेपर था। यहाँ पे आपको अब खुद दिखाई देगा, यहाँ पे यू विल सी ओवर हियर, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था। तो हम यहीं से बगैर किसी फजूल डिस्कशन के आज का अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम किसी दूसरे कंपोनेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे एज मैंशनड, ठीक है, एज ऑलरेडी मैंशनड। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो ये देखिए, ये है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यार सबसे पहला क्वेश्चन है कि जावा क्या है। जावा इज ए, ये जो पूछा गया था, जावा इज अ, जावा क्या है। तो भाई जावा क्या है, देखो अगर आपने थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ा होगा तो जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कितने टाइप की होती है, एक होती है लो लेवल की, दूसरी होती है मीडियम टाइप की, और तीसरी होती है हाई लेवल की, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इजी टू रीड होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज क्या होती है, वो हार्डर टू रीड एंड राइट, सॉरी, द लैंग्वेज इज हार्डर टू रीड एंड राइट, ठीक है, जो काफी ज्यादा हार्ड होती हैं रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, ठीक है। क्या होती है, हार्ड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आ गई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। अब इन लैंग्वेजेस में क्या होता है दोस्तों कि कोडेड वर्ड्स में, कोडिंग फॉर्मेट में जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इंस्ट्रक्ट किया जाता है मशीन को। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल क्या है, आपकी असेंबली लैंग्वेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो विच यूजेस सिंपल कोड्स निमोनिक्स टू रिपोर्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। देखो इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैं आपको असेंबली लैंग्वेज थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। देखो असल में ये चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो शॉर्ट, जो निमोनिक्स को यूज करती है। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, ये सिंपल कोड यूज करती है, ठीक है, यूजेस सिंपल कोड्स। जैसे कि अब देखो, टू रिपोर्ट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को रिपोर्ट करने के लिए ये क्या करती है, यूजेस सिंपल कोड्स, ओके, वो सिंपल कोड्स को यूज करती है। अब देखो कैसे कोड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो आपके कंप्यूटर से आप ऐड कराना चाहते हो, मान लो 5+3 को ऐड कराना चाहते हो, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर को बोलना है कि भाई मुझे 5 और 3 ऐड करके दो, जमा करके दो। तो आप ऐड कैसे कराओगे, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे। अब अगर असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज 5 और 3 को कैसे ऐड कराएगी, तो ये निमोनिक्स यूज करेगी। अब निमोनिक्स कैसे यूज करेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये इतना ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, आपकी बेसिक्स क्लियर हो। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये क्या करती है, सिंपल कोड्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स यूज करती है, ठीक है, निमोनिक्स यूज करती है, शॉर्ट निमोनिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या बोला कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को कि आप 5+3 ऐड करो असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हुए।
अब ये क्या काम करेगी, असेंबली लैंग्वेज क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन देगी मशीन को, इसको बताएगी मूव AX5। इसका मतलब क्या हुआ कि पुट करो, पुट नंबर 5 इनटू अ बॉक्स जिसका नाम क्या है AX है। मतलब आप 5 को एक बॉक्स के अंदर डाल दो जिसका नाम AX है। मतलब ये जो शॉर्ट निमोनिक है ना, ये वाली आप सिर्फ इसको देखो, मूव AX5, इसका मतलब इतना ही है पुट, इसका मतलब ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपने क्या काम किया, मूव BX5। अब ये क्या बता रहा है कि पुट नंबर 3 इनटू बॉक्स BX। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ऑलरेडी कि आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस, सो आई कैन टीच यू। मैं बहुत ही अच्छे से तरीके से आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा सकता हूँ, बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस लेवल तक का आपको पढ़ा सकता हूँ। बट बहुत एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। अब ये 2 इंस्ट्रक्शन दे दिए, मतलब इसने मशीन को कहा कि भाई 5 को सॉरी मूव 3, यहाँ पे 3 आएगा। तो इसने क्या इंस्ट्रक्शन दे दी, इसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ऐसा करो कि आप पहले 5 को एक बॉक्स में डाल दो, उसके बाद आप 3 को एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है। मूव 3, पुट नंबर 3 इनटू बॉक्स BX। अब उसके बाद ये तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या देगा, ऐड AX कॉमा BX। इसका मतलब ये हुआ कि ऐड नंबर AX एंड प्लस BX। तो बस ये दोनों को ऐड हो गया। तो इस तरह से असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। और इजी ये डिफिकल्ट होती है, ठीक है, ये हार्डर टू रीड होती है, रीड एंड राइट। और ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स मोर कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मीडियम लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, भाई मीडियम लेवल लैंग्वेज ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हाँ अगर आप बताओगे तो वो ऐसी लैंग्वेज जो हाई लेवल और लो लेवल के बीच में लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, वो होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज C लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमन, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज। तो ये क्या करती है कि ये इंस्ट्रक्शन देती है, यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे ये क्या बताती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमन, मतलब ये इजी टू रीड एंड राइट होती है, ठीक है, इजी टू रीड एंड राइट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी इजी टू रीड एंड राइट, ये होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इसकी फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी एग्जांपल क्या है, जावा है और पाइथन है, ठीक है। तो जावा और पाइथन क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो हमारे लिए इजी टू रीड और अंडरस्टैंड होती है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which one of the following types of memory is costly in terms of cost per bit? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि भाई बिट का मतलब क्या होता है। बिट क्या होता है कि भाई बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। मेमोरी का जैसे आप मेगाबाइट गीगाबाइट में है, उससे भी कम जो लोवेस्ट यूनिट होता है वो बिट होता है। बोलता है कि बिट के हिसाब से इन 4 में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा महंगी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर दूं आपको, तो बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है कंप्यूटर में, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग मेमोरीज अलग अलग टाइप्स का डाटा यूज करती हैं, ठीक है, और अलग अलग स्पीड पे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली मेमोरी आती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी पता क्या होती है यार, आप सिंपल में ऐसे माइंड में रखो,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या काम किया, ऐसे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे आपने क्या काम किया कि इंस्टाग्राम पे आपने रील बना दी, ठीक है, रील बना दी आपने, मान लो कोई कच्चा बादाम या कुछ और ऐसी कोई रील आपने देख ली वायरल, और आपने सोचा कि भाई मैं भी थोड़ा रील बनाता हूँ या बनाती हूँ, मैं थोड़ी वायरल हो जाऊंगी। तो आपने क्या काम किया, उस रील को लेकिन आपने पोस्ट नहीं किया, आपने उसको ड्राफ्ट में डाल दिया, ठीक है, आपने ड्राफ्ट, आपके इंस्टाग्राम पे आपको ऑप्शन आता होगा, वो आपने ड्राफ्ट में डाल दिया। अब अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल नहीं करोगे, वो वहां पे ड्राफ्ट में ही रहेगी। तो वो जो ड्राफ्ट में रहती है, वो जिसके अंदर रहती है, वो जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट के अंदर जो वो रील रहती है, वो होती है हमारी कैश मेमोरी, ठीक है, वो होती है हमारी कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी जो है वो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, इट इज वेरी फास्ट मेमोरी, जो सीपीयू के अंडर होती है, सीपीयू के अंडर होती है, काफी ज्यादा फास्ट होती है। ये क्या करती है कि डाटा को स्टोर करती है, स्टोर्स डाटा फ्रीक्वेंटली, ठीक है, डाटा को स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली। नाउ अब अगर कॉस्ट की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो है हमारी कैश, ये सबसे महंगी है, कॉस्टलीएस्ट, ये सबसे ज्यादा महंगी है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट अगर मेमोरी कोई है तो वो है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ये हमें जो है वो इंस्टेंटली यूज करने के इंस्टेंटली यूज में आती है। उसके बाद जो आपका दूसरे ऑप्शन में दी हुई है मेमोरी, वो क्या है, आपकी रैम है। तो रैम का मतलब क्या होता है भाई, रैम को RAM का जो फुल फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, उसका हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है हमारी, ये एक मैन मेमोरी है, ये हमारी एक मैन मेमोरी है। थोड़ा ध्यान से दीजिए, लिखिएगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब जो हमारे कंप्यूटर में एक्टिव काम होते हैं ना, एक्टिव टास्क के लिए, टू परफॉर्म एक्टिव टास्क, ठीक है। तो कंप्यूटर में एक्टिव टास्क करने के लिए, एक्टिव काम करने के लिए ये हमारी जो है वो यूज होती है। अब रैम का क्या मतलब होता है, रैम देखो, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फोन लिया, आपने क्या काम किया कि आपके फोन में गैलरी है, और गैलरी के अंदर बहुत सारी फोटोज हैं, वीडियोज हैं आपकी, उसके अलावा एप्स हैं आपके फोन में, बहुत बड़ी बड़ी गेमिंग एप्स हैं। तो वो जो गैलरी है आपकी, फोटो गैलरी है, या वीडियोज है आपकी, या फोटो है आपकी, या आपकी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह, जितनी भी आपकी एप्स है, वो क्या है आपकी, वो आपकी किस किस स्टोरेज में है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है, वो सेकेंडरी मेमोरी है, मेमोरी में है आपकी, ठीक है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है। नाउ द थिंग इज कि अगर वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है, तो रैम का कहां से क्या रोल आएगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या काम किया, मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पे, मैं सबसे पहले गैलरी में गया, गैलरी में जाने के बाद मैंने कोई वीडियो पिक किया, और मैंने उस वीडियो को जो है वो अपलोड करना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। उसके बाद मुझे कॉल आ गई, और मैंने पहले कॉल पिक करी, और कॉल का वहां से पीछे से वो कॉल चल रही है। उसके बाद क्या होता है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करता हूँ, ओपन करता हूँ मैं व्हाट्सएप, और वहां से व्हाट्सएप चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो मेरी एप्स चालू हो जाती, मेरी एप्स जो है वो शुरू हो जाती है। अब वो मेमोरी, जिस मेमोरी के अंडर ये मल्टीपल एप्स हैं अभी, अब देखो, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाने लगा था, मैं यूट्यूब पे था, मैंने यूट्यूब पे जस्ट टाइटल लिखने वाला था, ठीक है, टाइटल लिखने वाला था, मतलब ये यूट्यूब को भी ओपन करके रखा मैंने क्या काम किया, मैंने गैलरी को भी ओपन करके रखा है, वहां पे वीडियोस खुली हुई हैं, मतलब वीडियोस भी वहां पे ओपन है मेरी, वो भी खुली हुई है मेरी। उसके बाद वहां से मेरी कॉल चल रही है, वो वाला भी मेरा ओपन है। तो वो सारे जो एक्टिव है ना, वो सारी एक्टिव किस मेमोरी के अंडर है, वो आपकी आती हैं, वो सारे आपके रैम के अंडर जो है वो आती हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंडर जो है वो आपकी वो ऐप उस वक्त चलती हैं, ठीक है।
अब रैम की अगर जहां तक बात की जाए दोस्तों, तो रैम भी जो है वो आपकी कॉस्ट मतलब महंगी होती है आपकी रैम भी। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन देखेंगे कैश मेमोरी के साथ, तो ये इट इज नॉट एज कॉस्टलीस एज कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी से ज्यादा ये जो है वो महंगी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है आपका रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? देखो यार, जो रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर्स रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्मॉल मेमोरी यूनिट्स जो आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। सीपीयू तो आपको पता होगा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयू सीपीयू के अंदर जो छोटे 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 पैकेट्स मेमोरी के होते हैं, ठीक है। मेमोरी के छोटे छोटे पैकेट्स, उन छोटे छोटे मेमोरी के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? वो होते हैं हमारे स्मॉल यूनिट्स ऑफ द मेमोरी। उनको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स, ठीक है। अब वो हमारे जो सीपीयू के अंदर वो छोटे छोटे मेमोरी पैकेट्स होते हैं, या उनको हम मेमोरी यूनिट्स भी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे, कि उनको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। तो उनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रहती है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। सीपीयू को इजी हो जाता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना वहीं से, आपके रजिस्टर्स से, ठीक है। अब उनकी भी अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। वो भी कॉस्टली होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। क्यों? बिकॉज वो कहाँ पे होते हैं? वो आपके सीपीयू के अंडर होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि आपके ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के अंडर होते हैं। इसलिए उनको जो है वो रजिस्टर्स काफी ज्यादा कॉस्टलियस होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है? आपकी हार्ड डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव करती है, सेव्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। अमाउंट ऑफ डाटा, ये बहुत ज्यादा अमाउंट डाटा का सेव करती है परमानेंटली। इसका ये फायदा है कि ये परमानेंटली डाटा को सेव करती है। हालांकि इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लो स्पीड होती है, और लेस, और ये क्या होती है? चीप होती है, और ये क्या होती है? सस्ती होती है, ठीक है। अब आप मुझे अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से देखोगे, सारे ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सारे चारों ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर आप मुझे बताओगे कि सबसे ज्यादा महंगी कौन सी है, सबसे पहले नंबर पे आ गया आपका रजिस्टर्स, जो सबसे ज्यादा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू के अंडर होता है। उसके बाद होती है कैश मेमोरी आपकी, कैश मेमोरी होती है आपकी जो कनेक्टेड होती है आपकी सीपीयू के साथ। उसके बाद होती है आपकी रैम मेमोरी, सबसे ज्यादा महंगी, और उसके बाद लास्ट पे होती है आपकी जो है वो आपकी हार्ड डिस्क। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन टू मेक इट अनरीडेबल फॉर अनऑथराइज्ड यूजर्स इज। तो देखो यार, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन को एक कोड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर देना, और वो ऐसी कोडेड इंफॉर्मेशन हो जाती है जो अनरीडेबल होती है, ठीक है। वो अनरीडेबल होती है, मतलब जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन बोलते हैं। इनक्रिप्ट करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब सिंपल ये हुआ, फॉर एग्जांपल आप पर्सन ए हो, आपने पर्सन बी को जो है वो अपना फोटो भेजा। अब जो आपकी पिक है ना, अब व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि द द इंफॉर्मेशन और द डेटा बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट्स इज हाईली इनक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्टेड का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हाईली जो है वो ट्रस्टवर्दी है, हाईली ट्रस्टवर्दी है, या फिर नॉट इजी टू यूज। अब देखो, ये जो पिक्चर है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने भेजी, आपने किसी दोस्त को, या अपने किसी दोस्त को आपने पिक्चर भेजी, अपनी फोटो भेजी। अब वो फोटो जो है ना आपकी, वो फोटो एज इट इज दूसरे पर्सन, मान लो आप कहां बैठे हो? जम्मू में बैठे हो, और आपका दोस्त कहां पे बैठा है? रजौरी में बैठा है।
या मान लो उधमपुर में बैठा है, ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी आप मान के चलो, तो या आप श्रीनगर में हो और आपका दोस्त जो है वो अनंतनाग में है, ठीक है, आपका दोस्त अनंतनाग में है, आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप के जरिए से अपनी पिक भेजी, तो वो जो पिक है आपकी, वो पिक आपकी इनक्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है, वो आपकी पिक इनक्रिप्ट हो जाएगी और वो जो आपकी पिक की पिक्सल्स होंगी वो कोडेड फॉर्म में जो है वो कोडेड फॉर्म में चली जाएगी, मतलब आपके और इस सेकंड पर्सन के बीच में जब ये जाएगी, इस मीडियम के बीच में जब ये जाएगी तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी, मतलब कोडेड वर्ड में कोडेड में जाएगी, और जब ये यहाँ पे रिसीवर के पास पहुंचेगी तो ये कोडेड फॉर्म जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी, ये डिक्रिप्ट हो जाएगी, तो याद रखिएगा डिक्रिप्ट होने के बाद जो है वो यहाँ पे रीडेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो अगला बंदा इसको इजीली आपकी पिक्चर को देख सकता है। तो इसलिए इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका जो डेटा है वो हाईली इंक्रिप्टेड होता है, अनरीडेबल होता है किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर से, किसी भी हैकर से और बाकी चीजों से, वो जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब ये जो पिछला जो एमसीक्यू था हमने जो डिस्कस किया, यहाँ पे देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा ऐड ऑन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ऐड करते हैं, आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा ऐड कर दूं। तो देखिए जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी को हम कैसे जो है वो लिखते हैं, देखो 1 बिट किसके बराबर होती है आपकी, 1 बिट के बराबर, ठीक है, 1 बाइट, उसके बाद 1 बाइट किसके बराबर होती है आपकी 8 बिट्स के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी 8 बिट्स किसके बराबर होती है, 1 बाइट के बराबर, याद रखिएगा। उसके बाद 1 बाइट, उसके बाद क्या होता है 1 किलो बाइट, 1, यानी कि हम इसको केबी भी लिखते हैं। 1 केबी किसके बराबर है, 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ओके। उसके बाद 1024 बाइट्स भी इसको हम लिखते हैं, अगर हमने बिट्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको 8192 बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 1 किलो बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 8192 बिट्स के बराबर होता है और 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट इसके बाद आता है, तो ये होता है 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है, ये होता है 1024 बाइट्स के बराबर, सॉरी किलो बाइट्स, किलो केबी, यानी कि वो 1024 केबी के बराबर होता है। 1 एमबी, 1 एमबी किसके बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एमबी की फॉर्म में लिखते हैं। 1 एमबी इज इक्वल टू 1024 केबी, किलोबाइट, मैं आप शॉर्ट में ही लिखूंगा केबी, किलोबाइट। उसके बाद अगर मैंने 1 एमबी मुझे पूछा गया कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट 8,388,608 बिट्स के बराबर होता है। उसके बाद जब मैं 1 गीगाबाइट की बात करता हूँ, जीबी, 1 जीबी की बात करता हूँ, तो ये हो जाता है मेरा 1024 मेगाबाइट एमबी, which is equal to 85,934,592 बिट्स, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये इतने बिट्स के बराबर होता है। उसके बाद अगर मैं टेराबाइट करूंगा, 1 टेराबाइट, 1 टीबी किसके बराबर होता है, 1024
GB के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 8,796,093,022,208 बिट्स के बराबर। तो याद रखिएगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड ऑन किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा अपने नोटबुक पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपका जो क्वेश्चन था, हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे। डिक्रिप्ट करना क्या हुआ कि भाई वही मैसेज जो व्हाट्सएप ने आपके मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया, अब जब अगले बंदे के पास जाना है तो वो दोबारा से उस कोड को क्या काम करेगा, रीडेबल फॉर्म में बना देगा, तो वो हो जाएगा आपका डिक्रिप्शन। उसके बाद अगर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करूं, देखो यार, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ना, ये एक ब्रॉड फील्ड है। क्या है ये? एक ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड फील्ड है। अब ये एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें आपके मेजर्स और प्रोटोकॉल्स आते हैं, जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की, साइबर सिक्योरिटी की क्या करती है, हमारे कंप्यूटर की डाटा की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद अब मैं जरा कुछ और आपके डाटा में ऐड ऑन यहाँ पे करना चाहूंगा। देखो, अगर ऑर्डर ऑफ कॉस्ट और स्पीड अगर देखी जाए तो सबसे पहले, लेट मी राइट ओवर हियर, सबसे टॉप पे आते हैं रजिस्टर्स, उसके बाद आते हैं आपकी आती है कैश मेमोरी, देन कम्स योर मेन मेमोरी, उसके बाद आपकी मेन मेमोरी के बाद आती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD, ओके, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, OD, ऑप्टिकल डिस्क, ऑलराइट। उसके बाद आता है आपका, लास्ट पे आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, ओके। सो यहाँ पे आपका ये इस तरह से जो है वो हायरार्की बनती है। अब अगर मैं इनको मेमोरी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इनको मेमोरी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है, ये होती है हमारी इंटरनल स्टोरेज, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हमारी क्या आती है, सॉरी माफ कीजिएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी और आपकी जो कैश मेमोरी और आपका जो लेट मी चेंज द कलर, ये जो दो हैं आपके, ये क्या आते हैं आपके? ये रजिस्टर और कैश मेमोरी आपकी इंटरनल स्टोरेज में आती है। जो मेन मेमोरी है आपकी, मेन मेमोरी में आपकी क्या आती है? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ओके, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, ये जो मैग्नेटिक डिस्क, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। और ये फिर लास्ट में जो मैग्नेटिक होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी मेमोरी, ठीक है, टर्शरी मेमोरी या फिर टर्शरी स्टोरेज, ऑलराइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में मैं बात कर रहा था। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो आपको ये चीज, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद है आपके रैम को लेके क्वेश्चन है। अब देखो, रैम के रिलेटेड डिस्कस करने से पहले मैं आपके नॉलेज के लिए और कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक जो माइंड मैप है वो मैं चाहता हूँ कि वो माइंड मैप आपके दिमाग में बना रहे और आपको फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, अगर बात की जाए आपके कंप्यूटर मेमोरी की,
जो कंप्यूटर मेमोरी है आपकी, कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है? फिलहाल तो 3 टाइप की होती है। इसको हम बोलते हैं, एक होती है हमारी इंटरनल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी, या फिर हम इसको बोलते हैं मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, ये 3 इसके नाम हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी है आपकी, क्या है आपकी दूसरी? कैश मेमोरी। एंड देन कम्स योर आपका थर्ड वाली एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ओके, ऑलराइट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, एसडीडी है, फ्लैश ड्राइव है, उसके बाद है आपकी मैग्नेटिक टेप। कैश मेमोरी तो पता ही है आपको। उसके बाद इंटरनल मेमोरी की अगर बात की जाए तो इंटरनल मेमोरी भी कितने टाइप की है फर्दर? ये आपकी एक रैम है, ये होती है आपकी रैम, और होती है आपकी रोम। अब रैम क्या है आपकी? रैम भी फर्दर आपकी एस रैम है, यानी कि स्टैटिक रैम, और दूसरी है आपकी डी रैम, डायनेमिक रैम। रोम क्या हम, ये हम क्या बोलते हैं? रैंडम ओरिएंटेड मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, और फिर EEPROM। तो ये है आपकी मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी का एक विजुअलाइजेशन, एक डायग्राम, ताकि आपको ये याद रहे, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दी है, यहाँ पे देखो, पिछले वाले जो आपकी पीपीटी है, इसमें आप देखिए, ये देखिए आप, इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, यहाँ पे सबसे कॉस्टलीस्ट कौन सी है, मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई ताकि आपको पता रहे। नाउ द क्वेश्चन इज कि एस रैम इज मोर इनएक्सपेंसिव देन डी रैम। इसका मतलब ये हुआ कि डी रैम ज्यादा एक्सपेंसिव है और एस रैम कम है। क्या ये ज्यादा, क्या ये बात सच है? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? देखते हैं। उसके बाद डी रैम रिक्वायर्स द डेटा टू बी रिफ्रेश्ड एवरी 15 मिनट्स, बट स्टैटिक रैम डज नॉट रिक्वायर द पीरियडिक रिफ्रेशिंग। ओके, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि एस रैम चिप्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ बिट्स, हाई डेंसिटी। उसके बाद बोलता है कि डी रैम डज नॉट रिक्वायर एनी डाटा टू बी रिफ्रेश्ड, बट एस रैम रिफ्रेशेस एवरी 15 मिनट्स। देखो यार, एस रैम की अगर बात की जाए तो एस रैम जो है वो बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं बल्कि एक्सपेंसिव होती है देन डी रैम। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव नहीं है, ये एक्सपेंसिव है। तो स्टैटिक रैम माफ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो ये जो डायनेमिक रैम है, डायनेमिक रैम, ये जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है एस रैम से। ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाती है, लेकिन इनएक्सपेंसिव नहीं बल्कि एक्सपेंसिव, यहाँ पे एक्सपेंसिव नॉट इनएक्सपेंसिव। उसके बाद डी रैम रिक्वायर्स डाटा टू बी रिफ्रेश्ड 15 मिनट्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी रैम जो है ना, डायनेमिक रैम, इसका डाटा रिफ्रेश होना चाहिए, पता है कितनी बार? 1000 ऑफ द टाइम्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 1000 बार जो है वो ये रिफ्रेश करने की इसको रिक्वायरमेंट होती है, रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। टिपिकली इसका मतलब ये हुआ कि एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स में इसका रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपकी गलत हो जाती है यहाँ पे। बट द स्टैटिक रैम डू नॉट रिक्वायर्ड पीरियडिक रिफ्रेशिंग, ठीक है। स्टैटिक रैम, ये इसकी मतलब ये आधी स्टेटमेंट तो ठीक है, ये आधी गलत है, लेकिन यहां से आगे जो है वो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। स्टैटिक रैम को कोई जरूरत नहीं होती है आपकी पीरियडिक रिफ्रेशिंग की। उसके बाद एस रैम चिप्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ बिट्स। देखो, एस रैम चिप्स जो है वो ना, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है यहीं पे। एस रैम चिप्स जो है वो फिजिकली अगर देखा जाए तो वो स्मॉलर नहीं है बल्कि वो लार्जर है। क्या है?
वो लार्जर है, SRAM की जो चिप्स हैं वो ज्यादा बड़ी है, और वो क्या करती हैं, वो फ्यूअर बिट्स जो है वो स्टोर करती हैं। उसके बाद बोलता है कि DRAM की जो डेंसिटी है, DRAM की जो है वो नॉट SRAM बट DRAM की डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा हाई है। ओके, SRAM डज नॉट रिक्वायर, तो SRAM जो है वो रिफ्रेशेस एवरी 15 मिनट, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो SRAM डज नॉट रिक्वायर एनी रिफ्रेशिंग, ठीक है, DRAM रिक्वायर्ड होती है। तो अब आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली जो है वो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। नाउ अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोलता है कि if an operating system is capable of running a program on one or more than one processor at a time, which type of feature it has। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम रन कर रहा है तो ये किस तरह का जो है वो फीचर है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है एक से ज्यादा प्रोग्राम ऑन मोर देन वन प्रोसेसर एट ए टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये हुआ, मैं जरा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे नेक्स्ट वाली पीपीटी में। देखो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं आपको, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि लार्जर जो टास्क हैं, जो बड़े बड़े लार्जर टास्क हैं, उन लार्जर टास्क को जो है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब ये कि एक से ज्यादा प्रोसेसर की जब बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम की बात की जा रही है। किसी एक जो है वो, यहाँ पे देखिए, ब्रेकिंग डाउन लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्या है, सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है। एग्जांपल क्या है आपकी, मान के चलो आप सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग में क्या होता है, देखो जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जब की जाती है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यानी कि रिसर्च जब की जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिसर्च बेस्ड कैलकुलेशन जब की जाती है तो उस टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे हमारा ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। अब इसकी एग्जांपल और क्या मैं दूं आपको, जैसे वेदर फॉरकास्ट, वेदर WHETHER वेदर फोरकास्टिंग भी एक एग्जांपल है, ठीक है, डिवाइडिंग टास्क इनटू, ठीक है। अब वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है कि बहुत सारे आपने पीसीज में क्या लगा दिया, फोरकास्ट करने पे लगा दिया, यानी कि मल्टीपल आपने प्रोसेसर्स पे जो है वो आपने ये कर दिया। उसके बाद एग्जांपल और अगर मैं बात करूं जैसे एडोबी ई प्रीमियर प्रो जो है ना आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद है आपका मल्टीटास्किंग ये हो गया कि अभी मैं अपने लैपटॉप पे हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भी खुली है, पीपीटी की फाइल भी खुली है, OBS स्टूडियो की भी खुली है, टेलीग्राम की भी खुली है। तो ये है कि मैं मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ एट ए टाइम, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मल्टी यूजर का क्या हुआ, जो है वो आपने एक्सेस दिया है मल्टीपल यूजर्स को, ठीक है, एक पीसी यूज करने का, एक सिस्टम यूज करने का आपने मल्टीपल यूजर्स को यूज करने के लिए एक्सेस दिया है, तो वो आपका मल्टीपल यूजर। उसके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पता है क्या होता है यार दोस्तों, सिंपल में बताता हूँ। ये एक विजुअल, इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल वे ऑफ इंटरैक्टिंग,
तो कंप्यूटर के साथ विजुअली इंटरेक्ट करने को क्या बोलते हैं हम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि आपका विंडोज है या फिर आइकन्स है आपके। जैसे फॉर एग्जांपल यार, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपका एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके एंड्रॉयड में आपके फोन में क्या होगा कि ऑप्शन क्या आएगा? मेनू का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, वो जो आइकन्स है ना दोस्तों, या आपके व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, व्हाट्सएप का जो आइकन दिखेगा, वो सारे आइकन जो आपको दिखेंगे, व्हाट्सएप सेटिंग दिखेगा, मेनू दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसको हम बोलते हैं आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि a printed circuit board that acts as a foundation of the computer and creates communication channel between all the devices attached to it located on the back side of the bottom of the computer chassis is। मतलब ये बोल रहा है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है कंप्यूटर की, ये एक कम्युनिकेशन चैनल बनाता है बिटवीन ऑल द डिवाइसेस, इसके साथ जो अटैच्ड होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। मतलब मदरबोर्ड ये एक नर्वस सिस्टम की तरह होता है। मतलब ये आप समझ लो कि जो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, जो क्या पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में कुछ भी क्या चीज कुछ भी होती है तो वो सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो नर्वस सिस्टम का होता है। लाइकवाइज कंप्यूटर का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। तो आई होप आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ मदरबोर्ड। अब आता है आपका ऑप्शन साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड या फिर इसको साउंड कार्ड भी बोलते हैं। साउंड कार्ड ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो आपको जिसकी वजह से आप आवाज सुन सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिस बोर्ड की हेल्प से आप स्पीकर्स के जरिए से कंप्यूटर से आवाज सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, मूवीज देखते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? आपका इंटरनेट कार्ड। तो इंटरनेट बोर्ड की जगह नेटवर्क कार्ड बताएं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नेटवर्क कार्ड क्या होता है कि ये एक ऐसा कार्ड होता है और ये एक ऐसा बोर्ड होता है, बोर्ड सिस्टम होता है हमारे सर्किट सिस्टम, जो क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बोलता है कि बाय डिफॉल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट what is the minimum number of minimum and maximum font visible in the font of MS Word 2016। भाई 2016 का जो MS Word है उसका मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट क्या है? तो इसका मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 2007 वर्ड में हम बोलता है कौन से ऐसे डायलॉग बोर्ड में हम क्या करते हैं? मेनूज, हमें टू गेट सिंपल डायलॉग, तो डायलॉग बॉक्स के लिए हमें कौन से ऑप्शन में जाना होता है? तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में। जब हम इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहां से हमारा डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज ए टू डीपी। व्हाट इज ए टू डीपी क्या है? तो ये क्या है? ये ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग है क्या? ये ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग है क्या? ये ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी है क्या? ये ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर मास्किंग है? अब इनमें से क्या है? ए टू डीपी, ठीक है। ब्लूटूथ प्रोफाइल वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए है क्या? ये ऑडियो के लिए? क्या ये सिक्योरिटी है? क्या ये मास्किंग के लिए है? तो ये जो है वो आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाता है।
ठीक है, फॉर मास्किंग। ओके, उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन आज की इस सीरीज का। इन MS मोड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट यूज्ड टू कॉपीराइट सिंबल। तो देखो Alt Control प्लस C, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस C ये किसके लिए होता है, ये हमारा कॉपी के लिए होता है, ठीक है। लेकिन Alt जो हमारा कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, Alt और कॉपीराइट, Alt और C, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे। 1000 MCQ जो है वो आपको कवर कराने हैं हमने, तो आप जो है वो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये टीचर के बाकी जो पेपर क्वेश्चन हैं आपको कवर कराने हैं तो वो भी मैं करा दूंगा, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।